नमस्कार। देश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 50,000 पहुंच रही है। अब तक करीब 1700 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 20 घंटे काम कर रहे हैं। एक साथ कई मोर्चों पर सुपर एक्टिव हैं। दिन भर मीटिंग्स कर रहे हैं, बारीक से बारीक काम पर नजर रख रहे हैं। गरीबों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं या नहीं, उन्हें अनाज वक्त पर मिल रहा है, मजदूर ट्रेन से घर पहुंचे क्या, विदेश से भारतीयों की वापसी पर क्या प्रोग्रेस है। आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री कितने बड़े लेवल पर ये सारे काम लीड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रेन से प्लेन और जंगी जहाज चलाने तक हर फैसला वो ही ले रहे हैं। आज हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की वर्किंग टाइमलाइन आप अच्छे से समझ जाएंगे। देश 43 दिन से लॉकडाउन में है। 100 करोड़ जनता घरों में बंद है। कोरोना ने पूरे देश को ठप कर रखा है। लॉकडाउन का थर्ड फेज 17 मई को खत्म हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने का है। कोरोना के खिलाफ अभी टीम मोदी 4 मोर्चों पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। मोदी की फ्रंट फोर्स डॉक्टर्स की है जो अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक हैं जो लैब में वैक्सीन खोज रहे हैं। दूसरी टास्क फोर्स देश में अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचा रही है। मोदी की तीसरी टीम विदेशों में फंसे भारतीयों को घर लाने में लगी है और मोदी की चौथी टास्क फोर्स शहर से गांव तक लोगों की मदद में लगी है। गरीब मजदूर किसानों के अकाउंट में पैसे डाल रही है। टीम मोदी कैसे घर घर तक लोगों को मदद पहुंचा रही है, ये दिखाने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। कोरोना को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स के साथ प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी मीटिंग की। मोदी ने कोरोना वैक्सीन से लेकर ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस और टेस्टिंग पर टास्क फोर्स टीम के साथ डिस्कशन किया और अब तक की कोशिशों के बारे में जानकारी ली। भारत में कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रक्रिया में 30 से ज्यादा भारतीय वैक्सीन विकास के अलग अलग चरणों में हैं और कुछ ट्रायल स्तर पर। जब ये बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त मोदी की दूसरी टास्क फोर्स गरीबों की मदद में लगी थी। सरकार कोरोना संकट में गरीबों और किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे पहुंचा रही है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के अकाउंट में एक्स्ट्रा मनी डाली जा रही है। शहर से गांव तक रहने वाले गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुश्किल रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को हो रही है, जिनका काम बंद पड़ा है। 20 करोड़ महिला जनधन खातों में मई की किस्त ट्रांसफर की जा रही है। महिला जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए जमा किए जा रहे हैं। अप्रैल की पहली किस्त जनधन खातों में पहले ही डाली जा चुकी है। अप्रैल में महिला जनधन खातों में 10,025 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। मोदी सरकार जून में भी हर खाते में 500 रुपए डालेगी। करीब 8 करोड़ 72 लाख महिला खाता धारकों ने खातों से पैसे भी निकाले। खास बात यह है कि मोदी सरकार पूरी योजना बनाकर खातों में पैसे ट्रांसफर कर रही है ताकि बैंक में पैसे निकालने के लिए भीड़ न लग जाए। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक 4 मई को ऐसे खातों में पैसे जमा हुए जिनके बैंक अकाउंट का आखिरी नंबर 0 या 1 है। 5 मई को उन खातों में पैसे डाले गए जिनके बैंक अकाउंट का आखिरी नंबर 2 और 3 है। 6 मई को उनके खाते में किस्त पहुंची जिनका बैंक अकाउंट का आखिरी नंबर 4 या 5 है। 8 मई को ऐसे खातों में 500 रुपए जमा होंगे जिनका आखिरी नंबर 6 या 7 वाला है। 11 मई को उन खातों में किस्त आएगी जिनका अकाउंट का आखिरी नंबर 8 या 9 है। इसलिए किस्त लेने से पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर जरूर चेक करें और उसी के मुताबिक बैंक जाएं। शहरों की तरह ही गांवों में भी लॉकडाउन है। अब थर्ड फेज में खेती को इजाजत मिली है। मोदी की टीम ने इस बात पर भी ज्यादा ध्यान दिया है कि देश के अन्नदाता को कोई तकलीफ न हो। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में हर 4 महीने पर दी जाती है।
लेकिन कोरोना काल में किसानों को फटाफट पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल को 2000 रुपए किसानों के खाते में जमा हुए। किसानों को अप्रैल में 16,394 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरी किस्त अगस्त की बजाय मई में ही खातों में डाली जा रही है। ये राहत 9 करोड़ 59 लाख किसानों को मिल रही है। किसानों को फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर में 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। कोरोना में इकोनॉमी क्राइसिस से निपटने के लिए मोदी सरकार जल्द ही दूसरे आर्थिक राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मौजूदा महामारी से बुरी तरह प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों की दशा पर हुई चर्चा के बाद इस पैकेज की अटकलें हैं। हर सेक्टर के मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिया गया है, जिस पर नीति आयोग के विशेषज्ञों का समूह अलग से विचार कर रहा है। कोरोना में पहले ही 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज दिए जा चुके हैं। 15,000 करोड़ रुपए देश के हेल्थ सिस्टम में सुधार के लिए दिए गए हैं। 39 करोड़ गरीब परिवारों को गरीब कल्याण योजना के जरिए 34,800 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीनियर सिटीजन और दूसरे तबके के लोगों को भी मोदी सरकार लगातार आर्थिक मदद कर रही है। लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ 82 लाख वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को 1400 करोड़ रुपए की मदद की गई। मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए 21,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। गरीब परिवारों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 4.5 करोड़ एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जा चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट की स्पेशल टीम घर घर तक मदद पहुंचा रही है। शहरों में, गांवों में जो लोग कोरोना से लड़ाई में जान जोखिम में डालकर दिन रात काम कर रहे हैं, उनको भी मोदी ने बड़ी राहत दी है। करीब 20 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है। इन लोगों को 50 लाख रुपए की बीमा की सुविधा मिलेगी। ईपीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का 24% हिस्सा सरकार जमा कर रही है। जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उन पर यह नियम लागू होगा। ईपीएफ फंड में पड़ा 75% पैसा निकालने की सुविधा दी गई है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र के 3 करोड़ कर्मचारियों के लिए 31,000 करोड़ के फंड से मदद की जा रही है। देश के अन्नदाता को कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा प्रधानमंत्री ने अगले 3 महीने का रोड मैप बना लिया है। प्रधानमंत्री ने फार्मिंग सेक्टर में ई मंडी से लेकर मार्केटिंग तक की रणनीति बनाई है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम प्लेटफॉर्म पर देश में 785 मंडियां लग रही हैं। कोरोना के खिलाफ जिस दिन से जंग शुरू हुई, उसी दिन से प्रधानमंत्री दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों को भी आने वाली दिक्कतें दूर करने में लगे थे। मजदूरों को अन्न और धन भेजा, लेकिन जो मजदूर घर लौटना चाहते थे, उनका रास्ता निकाला। टीम मोदी ने रेलवे के साथ मिलकर मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक एक्सप्रेस चलाई। इसमें केंद्र सरकार ने 85% रियायत दी, यानी सिर्फ राज्यों को ही 15% पैसे रेलवे को देने। अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को ट्रेन से उनके घर पहुंचने की तस्वीरें हर रोज आ रही हैं। 130 करोड़ जनता की मदद के लिए सरकारी खजाना खुला हुआ है, तो फ्रंट लाइन टास्क फोर्स भी सुपर एक्टिव है। डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से लड़ाई में कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देश में टेस्टिंग की संख्या 13 लाख पार कर चुकी है। 75,000 कोरोना टेस्ट हर रोज किए जा रहे हैं। कोरोना युद्ध में 2 करोड़ पीपीई की डिमांड है। 2 करोड़ 22 लाख पीपीई का ऑर्डर निकल चुका है। रोज 1,87,000 पीपीई किट तैयार हो रही है। देश में 75,000 नए वेंटिलेटर की जरूरत है। अभी 19,000 वेंटिलेटर मौजूद हैं। 60,884 नए वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया जा चुका है। अभी 2 करोड़ 72 लाख मास्क की डिमांड है। रोज 2,30,000 भारत में बन रहे हैं। टीम मोदी हर फ्रंट पर सुपर एक्टिव है। कोरोना की चेन आगे न बढ़े, इसकी हर कोशिश हो रही है, लेकिन मई के पहले हफ्ते का आंकड़ा भी सबको डरा रहा है। 1 मई से 5 मई के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। कोरोना ने अपने पंजे को कैसे फैलाया है, यह आंकड़ा देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा। 1 से 5 मई तक रोज 2000 से ज्यादा संक्रमण के केस मिल रहे हैं।
मई के महीने में कोरोना के कहर का एक और आंकड़ा देखिए। 30 अप्रैल तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1075 था, लेकिन सिर्फ 6 दिनों में यह आंकड़ा 1600 पार कर चुका है। यानी 6 दिन में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 30 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या 24,162 थी, जो अब 33,000 पार कर गई है। जाहिर है, पोस्ट लॉकडाउन के बाद देश में हालत पहले जैसी नहीं है। भारत के सामने बड़ा चैलेंज है तो बड़े अवसर भी। यह अवसर है दुनिया भर के निवेशकों को भारत की तरफ आकर्षित करने का। यह अहम इसलिए है क्योंकि चीन से कई बड़ी कंपनियां अब भारत की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अभी का प्लान यही है कि कोरोना पर ब्रेक लगे और लोगों को राहत मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश में फंसे भारतीयों की भी फिक्र है। अमेरिका से यूरोप और खाड़ी देशों तक कोरोना तबाही मचा रहा है। यहां मौजूद लाखों भारतीय वापस अपने वतन लौटना चाहते हैं, इसलिए कल से इनकी वापसी का मिशन शुरू हो रहा है। और ये जो आप मेरे सामने नौसेना का जहाज देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इसी मिशन का हिस्सा है। करीब 3 लाख भारतीय वापस आएंगे इसी जहाज के जरिए। इस पर पूरा जोर लगा दिया गया है। इसमें मिलिट्री के बड़े ट्रांसपोर्ट विमान के साथ सिविलियन एयरक्राफ्ट भी शामिल है। मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन पर निगाह रखे हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत के इस इवैक्यूएशन अभियान पर है। भारत के 3 बड़े लैंडिंग शिप जो सेना को दुश्मन की जमीन पर उतारने के काम आते हैं, वो नेवल डॉकयार्ड से निकल चुके हैं। एयरफोर्स बेस पर देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हजारों किलोमीटर लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। देश के कई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लीट भी रेडी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नाम है मिशन वंदे भारत। इस मिशन में एयरफोर्स शामिल है, एयर इंडिया है और इंडियन नेवी भी। ये विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को आसमान और समंदर के रास्ते भारत लाने का ऑपरेशन है। नक्शे पर यह ऑपरेशन कैसा होगा, पहले ये देखिए। भारत इस ऑपरेशन के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस यानी पूरी दुनिया से अपने नागरिकों को निकालेगा। लेकिन इस ऑपरेशन का एपिसेंटर होगा पश्चिम एशिया, जहां सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई से भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। विदेशों में रहने वाले 70% भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हैज बीन ड्रॉन अप। हमने बहुत बड़े स्तर पर प्लान बनाया है और हम इसके जरिए उन भारतीय नागरिकों को राहत पहुंचाएंगे जो विदेशों में फंसे हुए हैं। एंड हैव बीन स्ट्रैंडेड इन फॉरेन कंट्रीज। इन लोगों को बड़ी तादाद में नौसेना के जरिए निकाला जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात नौसेना की, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के 3 जहाज शामिल हैं। ये हैं आईएनएस जलश्व, आईएनएस शार्दूल और आईएनएस मगर। ये तीनों जहाज दुश्मन के इलाके में सेना पहुंचाने के लिए काम आते हैं। इनमें आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर मालदीव से भारतीयों को लाएंगे, जबकि आईएनएस शार्दूल दुबई से भारतीय नागरिकों को लाएगा। एक लैंडिंग शिप कैसा होता है, पहले इस एनिमेशन के जरिए समझिए। ये हजारों टन के बहुत बड़े जहाज होते हैं, जिनके जरिए सैकड़ों सैनिकों को समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जाता है। इनमें बड़े दरवाजे होते हैं, जिनमें ट्रक से लेकर टैंक तक समा सकते हैं। अंदर बहुत बड़ी जगह होती है। इन जहाजों की बनावट ऐसी होती है कि ये समंदर के किनारे तक पहुंच सकते हैं और फिर पैदल सेना के साथ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दुश्मन की जमीन पर लॉन्च कर सकते हैं। यानी ये बहुत बड़े वॉरशिप होते हैं
और अब इनका इस्तेमाल खाड़ी देशों और मालदीव में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा है INS जलश्व, जिसमें 1000 लोग आ सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह जहाज मालदीव से एक बार में 800 लोगों को लाएगा। 2007 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS जलश्व को अमेरिका से खरीदा गया। पहले इसका नाम USS ट्रेंटन था, लेकिन अब यह भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन शिप में से एक है। I spent 40 years in another. मैंने 40 साल से ज्यादा डिप्लोमेसी में गुजारे हैं और मैंने 4 दशकों में इवैक्यूएशन के कई मिशन देखे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा और सबसे चुनौती वाला है, क्योंकि ये आम हालात में नहीं हो रहा है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और हम एक वायरस का भी सामना कर रहे हैं। Evacuation plan which is being held in a normal setting. दूसरे 2 जहाज हैं INS मगर और INS शार्दुल। INS मगर में और INS शार्दुल में 500 सैनिक आते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनकी कैपेसिटी 350 लोगों की हो जाएगी। मुंबई से दुबई के बीच INS शार्दुल 1900 किलोमीटर का सफर तय करेगा, जबकि मालदीव और कोच्चि के बीच INS जलश्व और INS मगर 900 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। From day one, each of our commands. पहले दिन से भारतीय नौसेना की सभी कमान तैयार हैं, सभी जहाजों को तैयार करके रखा हुआ है और उसमें सभी तरह के सामान है जिसकी जरूरत पड़ सकती है। Medical items loaded for any kind of support to be rendered. इन तीनों जहाजों के अलावा नेवी ने अपने 11 और बड़े जहाज तैयार रखे हैं, जो आगे इस मिशन में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले नेवी ने 2015 में यमन से और 2006 में लेबनान से भारतीयों को रेस्क्यू किया था। तब वहां युद्ध से प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। The evacuation we will witness in the अगले कुछ दिनों में जो इवैक्यूएशन होगा ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं मालदीव से करीब 2000 भारतीयों को वापस ले जाने के मिशन के लिए नौसेना को शुक्रिया अदा करता हूँ। ये समंदर पर एक पुल बनाने जैसा होगा। bridge from Maldives. ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है और सिर्फ समंदर के रास्ते पूरा नहीं हुआ, इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा। दुबई से ही भारत पहुंचने में एक बड़े जहाज को 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, इसलिए भारत का हवाई प्लान भी तैयार है। इसमें देश की पूरी हवाई ताकत लगाई जा रही है। एक तरफ एयर इंडिया की 64 फ्लाइट है, तो दूसरी तरफ वायुसेना के 30 बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज। ये जहाज अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में ऑपरेट करेंगे और अमेरिका से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक से भारतीयों को लेकर आएंगे। ये ऑपरेशन 30 साल पहले हुए इवैक्यूएशन का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब भारत ने पहले हुए खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से अपने 1,70,000 नागरिकों को निकाला था, इसके लिए करीब 2.5 महीने तक 500 फ्लाइट ऑपरेट की गई। इस बार ऑपरेशन के लिए 3 लाख भारतीयों ने पहले 2 दिन में ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको भारत वापस देश ला रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन है, कई देश बंद हैं और अब वहां हजारों लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। विदेशों में करीब 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें लाखों लोग वापस भारत आना चाहते हैं। इनमें वो प्रवासी भारतीय हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जो कम वक्त के वीजा पर गए थे और अब उनका वीजा खत्म होने वाला है। इनमें छात्र, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को तरजीह दी जाएगी। ऐसे भारतीय जो मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद वहां अटके हुए हैं। ये फ्लाइट एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी, साथ में एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान होंगे। विदेशों से सिर्फ उन्हीं भारतीयों को लाया जाएगा जो कोरोना नेगेटिव हैं, यानी उन्हें कोरोना नहीं है। ये फ्लाइट 7 मई से 13 मई तक ऑपरेट की जाएंगी और इस दौरान विमानों से 14,800 भारतीयों को लाया जाएगा। रोजाना करीब 2,000 लोग भारत लाए जाएंगे।
खाड़ी देशों पर भारत का खास ध्यान है क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा यानी विदेशों में रहने वाले 70% भारतीय रहते हैं। ये लोग वहां तेल कंपनियों से लेकर कंस्ट्रक्शन तक के उद्योग में काम करते हैं। उनके सामने इस वक्त नौकरी जाने के साथ खाने पीने और रहने तक का संकट खड़ा हो गया है। ये लोग लॉकडाउन की वजह से खाड़ी देशों में अलग अलग जगह फंसे हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा तादाद यूएई में ही है। भारत 10 फ्लाइट यूएई भेजेगा, 7 फ्लाइट अमेरिका जाएंगे, 7 फ्लाइट ब्रिटेन जाएंगे, 7 फ्लाइट मलेशिया और बांग्लादेश जाएंगे, 5 फ्लाइट सऊदी अरब जाएंगे, 5 फ्लाइट कुवैत जाएंगे, 5 फ्लाइट सिंगापुर जाएंगे, 5 फ्लाइट फिलीपींस भी भेजी जाएंगी, 2 फ्लाइट कतर, ओमान और बहरीन जाएंगे। एयर इंडिया अगले कुछ दिनों तक एयर एक्सप्रेस की तरह काम करेगी। रोजाना कई फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी, लेकिन एयर इंडिया अकेली नहीं होगी, इसमें एयरफोर्स के विमान भी शामिल होंगे। पहला सबसे बड़ा जहाज C-17 ग्लोब मास्टर, दूसरा है गजराज IL-76 और तीसरा है C-130J हरक्यूलिस। ये तीनों विमान इससे पहले भी कई बार ऐसे मिशन में शामिल हो चुके हैं। ये यमन और लीबिया से भारतीयों को वापस ला चुके हैं। वहीं चीन के वुहान और ईरान में फंसे भारतीयों को भी ग्लोब मास्टर वापस ला चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुफ्त होगा, इसके लिए इन लोगों से किराया भी लिया जाएगा। ये स्पेशल इवैक्यूएशन मिशन है और जो लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं उनसे इसके लिए पैसे लिए जाएंगे। will have to be charged. अमेरिका की फ्लाइट के लिए किराया 1 लाख रुपए होगा। लंदन से आने वाली फ्लाइट के लिए 50,000 रुपए, सऊदी अरब की फ्लाइट के लिए 25,000 रुपए, दुबई से आने वाले लोगों से 13,000 रुपए लिए जाएंगे, ढाका दिल्ली की फ्लाइट के लिए 12,000 रुपए, मलेशिया से आने के लिए टिकट 20,000 का होगा। जिन भारतीयों को लाया जाएगा उन्हें पहले अपने खर्च पर कोरोना का टेस्ट कराना होगा और भारत आने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। भारत आने पर उन्हें 13 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा और इसका खर्च भी वही लोग उठाएंगे। दूसरा फेज 13 मई के बाद शुरू होगा और पहले फेज की कामयाबी के बाद दूसरे चरण में प्राइवेट एयरलाइंस की भी मदद ली जा सकती है। इसलिए अगला 1 हफ्ता भारत के लिए बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत के इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर होगी।